सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1.47 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। 1.5 से हम 1.5 के सब्सक्राइबर से हम बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं हैं, बहुत ही क्लोज हैं। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड वीडियो को लाइक तो करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपको जो अपडेट्स हैं, जो नोटिफिकेशन है, वो टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में टाइम टू टाइम पता लगते रहे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में। और आ जाते हैं स्टॉक पे, आ जाते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसको अगर आप NSE पर देखोगे तो ये वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के नाम से लिस्टेड है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट दोनों सेम है। मार्केट कैप के बारे में अगर बात करें, 12,700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एक मिड कैप कंपनी है। मिड कैप कंपनी का सीधा मतलब होता है कि इसमें जो रिस्क है वो यहाँ पे कंपेरेटिवली आपको थोड़ा कम देखने मिलेगा स्मॉल कैप से, लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छे इसमें बन सकते हैं अगर आप एक अच्छे अपॉर्चुनिटी पे एंटर करते हो तो। और आगे बढ़ाएंगे बात को। स्टॉक पी के बारे में अगर बात करें, 119 का पीई रेशियो है। अगर आपको लग रहा है यार 119 का पी रेशियो तो यार बहुत ज़्यादा होता है और ये तो ओवर वैल्यूड होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इंडस्ट्री पी देखोगे इसका, तो इसका इंडस्ट्री पी 98 है। मतलब इस इंडस्ट्री में अगर आप QSR जाओगे, क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, अगर मैं थोड़ा इसका बिजनेस साइड आपको बताऊं, तो कंपनी जो है मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स जो इंडिया में है उसको कंपनी मैनेज करती है। सीधा समझ लो, मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी जो इंडिया में है वो मैनेज करती है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड। और इसका जो पी है, मतलब QSR रेस्टोरेंट्स का सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इन कंपनीज़ में, जो QSR कंपनीज़ में जो पीई रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है और इसी वजह से कोई डरने वाली बात नहीं है। और ओवर वैल्यूड अगर आपको लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कह सकते हो कि ये अंडर वैल्यूड, आप नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ ये ओवर वैल्यूड भी नहीं है। एक मुझे लगता है सही वैल्यूएशन पे ये मौजूद है अभी के टाइम पे। और अगर मैं आगे बात करता हूँ इसके फंडामेंटल्स के बारे में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हो इसका जो 3 साल का सेल्स ग्रोथ है वो है 14%। रिसेंटली ये इंक्रीज होकर के 17% हो चुका है। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 5 साल का 85% का प्रॉफिट ग्रोथ है। TTM का जो आप देखोगे 18% है, बट 3 साल का 61% है। तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ मैं कहूँगा डिसेंट सा है, सेल्स ग्रोथ कुछ ज़्यादा अच्छा मैं कहूँगा नहीं, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ सच में बहुत अच्छा है। अगर बात करें ROE के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हो लॉस होने की वजह से पहले ROE जो है 1-2% का ही आता था, बट लास्ट ईयर देख सकते हो 22% का ROE आया हुआ है। और 22% QSR सेक्टर में मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। तो ROE अगर अच्छा होगा तो प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। EPS ग्रोथ देखोगे तो EPS ग्रोथ भी, अब यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊं तो देखो, पहले एज यूजुअल जैसे मैंने कहा लॉस था, फिर प्रॉफिट हुआ और अब प्रॉफिट पे सस्टेन कर रहा है। तो EPS ग्रोथ भी कंपनी में है कहीं ना कहीं। और बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं, रिजर्व्स देख सकते हो 532 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरिंग्स अगर आप देखोगे तो 1260 करोड़ की बोरिंग्स है। आपको फिर लगेगा यार यहाँ पे तो बोरिंग्स बहुत ही ज़्यादा है और रिजर्व से इतना ज़्यादा बोरिंग तो बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी पे ज़ीरो है, मतलब जस्ट ज़ीरो। शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी पे लगभग 200 करोड़ के आसपास है। एंड बाकी जो 1000 करोड़ बचे वो यहाँ पे लीज लाइबिलिटीज़ है। मतलब जो यहाँ पे फ्रेंचाइजी चलती है वो फ्रेंचाइजी रेंट पे होती है, और जो रेंट होता है वो रेंट लीज लाइबिलिटीज़ पे आता है। तो इस वजह से जो है आपको यहाँ पे लीज लाइबिलिटीज़ में इतना ज़्यादा आपको जो है नंबर्स, या फिर आप कह सकते हो बोरिंग्स दिख रहे होंगे। बाकी अगर आप एक्चुअल बोरिंग्स देखोगे, जो कि शॉर्ट टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग ज़ीरो है और शॉर्ट टर्म बोरिंग 200 करोड़ के आसपास है। तो बोरिंग्स की टेंशन बिल्कुल मत करना, बहुत ही कम बोरिंग्स है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा जीरो डेट कंपनी है, जीरो डेट नहीं है, बट बहुत कम बोरिंग्स है। इन्वेस्टर्स के ऊपर अगर चले तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स के पास जो है लगभग 56% का होल्डिंग है। FIIs के पास लगभग 10% का होल्डिंग है और रिसेंटली इन्होंने इंक्रीज भी किया है अपना होल्डिंग। अगर DIIs के बारे में बात करें तो 23% का होल्डिंग है, 23.5% के आसपास। पब्लिक सिर्फ और सिर्फ 9%, 9.37, मतलब 9.5% से भी कम पब्लिक है। और अगर आप इसमें भी HNIs को हटाओगे, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो होते हैं HNIs, उनको अगर आप हटाओगे तो लगभग 6% आप HNIs पकड़ लो। और अगर आप हटाओगे तो 4%, ठीक है, मैं 3 होते हैं, ठीक है, 9 - 6 होगा 3, बट मैं चलो अप्रॉक्सीमेटली 4% भी अगर मैं मान लूँ
रिटेल इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पे ये बहुत ही कम है। और मैं हमेशा कहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग जितना कम उतनी ही अच्छी बात। तो यहाँ पे 4% का होल्डिंग काफ़ी कम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न खासकर बहुत अच्छा लगा। अगर यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूँ तो शायद आप इस ग्राफ कह लो सॉरी चार्ट को देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं किस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक पे मैं मुझे यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 रेंज दिख रहा होगा। ये एक जोन है, ये एक जोन है और ये एक जोन है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जोन में पहले रेजिस्टेंस आ रहा था, फिर सपोर्ट आया, फिर यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन हुआ। बट क्योंकि यहाँ पे मार्केट 2-3 दिन आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान किया था मार्केट ने, तो इसी वजह से यहाँ पे एक फॉल आया सॉरी, और इसी वजह से यहाँ पे एक फॉल आया। और यहाँ पे जो है इस सपोर्ट को ब्रेक करके इसने सेकंड वाला जो इसका सपोर्ट था यहाँ पे अभी के टाइम पे आ चुका है। एंड अगर मैं इसको पीछे जा करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये पहले के टाइम पे रेजिस्टेंस बना था 3 से 4 बार, मतलब 5 बार या 4 बार, और उसके बाद ये सपोर्ट बना। उसके बाद सपोर्ट से देखो सपोर्ट आया तो कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है बुल मार्केट कह रहा हूँ सॉरी, एक बुलिश मोमेंटम आया। एंड उसके बाद अभी ये वापस से इसी वाले सपोर्ट पे आ चुका है। एंड मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी के टाइम पे, और यहाँ से एक बहुत अच्छा सपोर्ट आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एक तो देखो यहाँ पे जो है वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो यहाँ पे इसका वॉल्यूम। दूसरी बात ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट का जोन है, बहुत ही स्ट्रांग है। तीसरी बात यहाँ पे जो है यहाँ पे ये जो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है, 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है ये भी ब्रेक डाउन हुआ है। बट मुझे लगता है ये ब्रेक डाउन ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है गैप डाउन हुआ है। मतलब अगर कैंडल के साथ मतलब एक कैंडल बन के अगर ब्रेक डाउन होता तो उसे और मैं बियरिश मानता। बट यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। अगर आप देखोगे ड्यूरिंग मार्केट बायर्स ने इसको पुश भी किया था, आप देख सकते हो, लेकिन सेलर्स मौजूद थे, इसी वजह से इन्होंने नीचे पुश कर दिया। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है, मैं कैंडल के बारे में बता रहा हूँ, एक कैंडल को आप किस तरह से रीड कर सकते हो। अगर आप देखोगे, मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे देखो जैसे ही इस जोन में यहाँ पे आया उसके बाद यहाँ पे बायर्स मौजूद थे तो इन्होंने इसे पुश किया, ठीक है, ऊपर लेकर के गए प्राइस को, और चाहा कि ये जो है 200 डेज़ के ईएमए के ऊपर क्लोज हो जाए। बट वो हुआ नहीं और सेलर्स ने उसे नीचे पुश डाउन किया। लेकिन अगर आप देखोगे एट द एंड जीत किसकी हुई? जीत हुई बायर्स की। कैसे? क्योंकि कैंडल जो है ग्रीन में जाकर के क्लोज हुआ। इसके पहले दिन में अगर आप देखोगे इस कैंडल को तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेलर्स ने इसको यहाँ तक पुश कर दिया था, यहाँ तक ला दिया था। बट बायर्स ने इसे और पुश किया, ऊपर पुश किया, और ऊपर पुश करके जो है कैंडल को यहाँ पे आकर के क्लोज कराया। भले ही यहाँ पे सेलर्स ने जीत लिया, इस दिन को सेलर्स की जीत हुई, बट अगले दिन आप देखोगे तो बायर्स की जीत हुई है। और यहाँ पे आपको बायर्स दिख रहे हैं कि बायर्स बार बार मार्केट को ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है बहुत अच्छा मोमेंटम आने वाला है। बाकी आगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एक और सवाल आता है कि यार क्या यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो सकता है, क्या यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर के और नीचे ये जा सकता है? तो देखो यार, मार्केट है, कहीं भी जा सकता है, बट बात ये है कि चांसेस क्या बनते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम चांसेस हैं इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करके नीचे जाने में, बहुत ही कम चांसेस। लेकिन अगर मार्केट में कोई अनसर्टिनिटी होती है, मार्केट वोलेटाइल होता है, कुछ भी होता है, थोड़ी गिरावट होती है, मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट होती है, और उस वजह से अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन आ जाता है तो उसके बाद मैंने एक और लेवल यहाँ पे बनाया हुआ है। खैर इसके चांसेस काफ़ी कम है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, एक और लेवल मैंने बनाया हुआ है। बाकी आप समझ सकते हो मैंने इस लेवल को यहाँ पे क्यों बनाया हुआ है। इन सब सपोर्ट को देख करके, रेजिस्टेंस को देख करके आप समझ जाओगे। बाकी बहुत स्ट्रांग लेवल ये भी है, ये भी जो लेवल है, ये जो लेवल है ये भी बहुत स्ट्रांग है। और ये खैर स्ट्रांग तो है, बाकी जब यहाँ पे आएगा बात करेंगे। ब्रेकडाउन होने पर आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, और जैसे ही ब्रेकडाउन होगा, कुछ भी होगा कुछ दिन में, जैसे ही कुछ मतलब ब्रेकडाउन या फिर कुछ भी चीज़ें होती है, जो भी चीज़ें होती है, मैं आपको वीडियो के द्वारा अपडेट कर दूंगा, जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिस्क कंपनी में है तो आप रिस्क को बिल्कुल मत भूलना। दूसरी बात, यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, किसी भी तरह का कॉल टिप रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस का वीडियो था। आपको जो सही लगता है एनालिसिस करो, देखो, फिनेंशियल एडवाइजर से पूछो, और फिर जो सही लगता है वही करो। एंड करते हैं वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।